अब इस वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लिखा है, प्रिपेयर एन अकाउंटिंग इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। पहला है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 70,000, दैट मीन्स इसमें इंक्रीज क्या हुआ है तो कैश इंक्रीज हुआ है। दूसरा, बिजनेस स्टार्ट किया है मतलब कैपिटल लगाया तो कैपिटल भी इंक्रीज हुआ है। ओके, क्रेडिट परचेस ऑफ अ गुड्स 18,000, उधार पर अगर माल खरीदते हैं, ठीक है, उधार पर अगर माल खरीदते हैं तो क्या इंक्रीज होता है, मेरे पास क्या आ गया, स्टॉक यानी गुड्स आए। ठीक है, तो इसमें असेट्स में क्या हुआ, इंक्रीज हुआ स्टॉक के अंदर। उसके अलावा क्रेडिट पे खरीदा है। ठीक है, तो क्रेडिट मतलब क्या हुई, अभी पैसा चुकाया नहीं है, इन फ्यूचर मुझे पैसा चुकाना है, तो 18,000 क्या आएगा, क्रेडिटर्स आ जाएंगे, तो लायबिलिटी में इंक्रीज होगा। अब ये नया पॉइंट एक आया हुआ है, पेमेंट मेड टू अ क्रेडिटर्स एंड अ फुल सेटलमेंट 17,500। ये पॉइंट आप अच्छे से समझिएगा कि इसमें क्या बोला गया है। बोला गया है कि ये जो क्रेडिटर्स थे 18,000, उनको मैंने कितना पेमेंट किया, 17,500 में ही पेमेंट करके बोल दिया कि बस अब आगे हम नहीं आपको देंगे। दैट मीन्स आपके जो क्रेडिटर्स थे 18,000 वो फुल्ली 18,000 आपने पे कर दिए। 500 का जो डिफरेंस है आपको क्या मिला, अगर आप कुछ भी खरीदने जाते हैं, ठीक है, और उसको बोलते हैं कि 2,000 रुपये की जीन्स उठा कर लेकर आ गए और बोला कि मैं कल आके आपको पैसा दे जाऊंगा, ठीक है, बट आपने उसको 2,000 ना रुपये देते हुए आपने उसको 1,900 रुपये दिए। दैट मीन्स 100 का आपको क्या मिल जाता है, उस टाइम डिस्काउंट मिल जाता है। ठीक है, तो 500 का भी आपको क्या मिला है, डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ। डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ मतलब इनकम हुई, एक तरह के प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट हम क्या करते हैं, कैपिटल में प्लस करते हैं और आपके जो क्रेडिटर्स थे वो पूरे के पूरे लेस हो जाएंगे। नेक्स्ट, परचेस ऑफ मशीनरी फॉर अ कैश में आपने मशीनरी को परचेज किया। दैट मीन्स इंक्रीज का क्या हुआ है, कैश इंक्रीज हुआ है, सॉरी कैश डिक्रीज हुआ है, कैश का पेमेंट हुआ है मतलब डिक्रीज हुआ है, और इंक्रीज क्या हुआ है, मशीनरी इंक्रीज हुई है, यानी असेट जो फिक्स असेट्स है वो इंक्रीज हुई है। डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 2,000, जो डेप्रिसिएशन होता है वो एक तरह का एक्सपेंसेस होता है, तो एक्सपेंसेस कहाँ चला जाएगा, कैपिटल में से लेस हो जाएगा, और मशीनरी के ऊपर डेप्रिसिएशन है तो मशीनरी में से हम 2,000 लेस कर देंगे। आइए देखते हैं कि इसको अपन सॉल्व कैसे करते हैं। जो अकाउंटिंग इक्वेशन कई बार क्या होता है कि बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स होने के कारण उसको हम ऐसे लैंडस्केप में भी बना सकते हैं और हम पोर्ट्रेट में भी बना सकते हैं, बट अब मैंने इसको लैंडस्केप में बनाया है जैसे मैं इजीली इसको कर सकूँ। फॉर्मेट सेम वही है, ट्रांजेक्शन, असेट्स, लायबिलिटी प्लस कैपिटल। ओके, सबसे पहला ट्रांजेक्शन आपको क्या दिया गया है, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। ठीक है, कैश से खरीदा। अब असेट में क्या इंक्रीज हुआ, कैश इंक्रीज हुआ है 70,000। अब इसमें उसके अलावा क्या इंक्रीज हुआ है, कैपिटल इंक्रीज हुआ है। ठीक है, तो जो भी इंक्रीज होता है वो प्लस करते हैं। सेकेंड, आपको क्या दिया है, क्रेडिट परचेस। ठीक है, क्रेडिट परचेस ऑफ गुड्स आपने खरीदे हैं, बट किस पे, क्रेडिट पर खरीदे हैं। किस पे खरीदे हैं आपने, क्रेडिट पे खरीदे, तो आपके पास इंक्रीजिंग क्या हुआ, स्टॉक इंक्रीजिंग हुआ। कितने का इंक्रीजिंग हुआ है, 18,000 का इंक्रीजिंग हुआ है। ठीक है, उसके अलावा आपके सामने क्या क्रिएट हो गए, क्रेडिटर्स क्रिएट हो गए। क्रेडिटर्स आपकी क्या होती है, लायबिलिटीज़ होती हैं। ठीक है, तो वो 18,000 रुपीज़ की आपकी ये क्रेडिटर्स इंक्रीज हो गए। अब आपको क्या बनानी पड़ेगी, यहाँ पर न्यू इक्वेशन बनाना रहेगा। ठीक है, यहाँ पे स्टॉक तो ज़ीरो है, कैश में कुछ भी, सेकेंड में ट्रांजेक्शन में कुछ भी चेंजेस नहीं हुए थे। ठीक है, 18,000 आपका स्टॉक एक आ गया, क्रेडिटर्स में कुछ भी मतलब क्रिएट हुए थे सेकेंड ट्रांजेक्शन में, और कैपिटल में कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ, तो 70,000 एज इट इज़। अब थर्ड पॉइंट आपका क्या है, पेमेंट मेड, क्या लिखा है, पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स विथ फुल सेटलमेंट 17,500। अब ये क्रेडिटर्स आपके टोटल हैं कितने, क्रेडिटर्स 18,000 है, पर अपन ने पेमेंट कितना किया है, मतलब मेरे यहाँ से कैश डिक्रीज हुआ पेमेंट का 17,000, पर क्रेडिटर्स को मैंने फुल सेटलमेंट यानी कि पूरे के पूरे सेटलमेंट के हिसाब से ही दे दिया है।
ठीक है। तो अब इसमें क्या बना, 18,000 मेरे क्रेडिटर्स ख़त्म हो गए, मुझे क्या रिसीव्ड हुआ है, मुझे रिसीव्ड हुआ डिस्काउंट। ठीक है, मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख रही हूँ, डिस्काउंट रिसीव्ड, वैसे ये लिखते नहीं हैं। ठीक है, तो अब इसका एक और न्यू इक्वेशन बना है। तो न्यू इक्वेशन बनने के टाइम आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, 52,500 प्लस 18,000 एज इट इज़ आपका स्टॉक था, इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ था, ये ज़ीरो हो गए, प्लस माइनस माइनस कुछ भी नहीं, ज़ीरो। अब इसमें आपके टोटल 500 इंक्रीज हो गए, तो आपका 70,500। अगर आप इसका टोटल न्यू इक्वेशन में करेंगे तो सेम एज इट इज़ 70,500 बन जाएगा। अब फोर्थ पॉइंट आपको क्या दिया गया है, परचेस मशीनरी। ठीक है, ऑन फॉर कैश, फॉर कैश, कैश में खरीदी है। ठीक है, तो आपने कैश में खरीदी मतलब आपके यहाँ से क्या हुआ होगा, कैश का डिक्रीज़ हुआ होगा इन, ठीक है, मतलब हमने पेमेंट्स किए होंगे तो कैश में से लेस करेंगे। दूसरा, स्टॉक में कुछ भी चेंजेस हुआ नहीं, ज़ीरो। क्या क्रिएट हुआ, असेट, क्या चीज़, मशीनरी। मशीनरी अपनी क्या होती है, फिक्स असेट्स होते हैं। ठीक है, वो इंक्रीज हुए हैं कितने, 20,000 रुपीज़। लायबिलिटी में कुछ चेंजेस हुआ नहीं, कैपिटल में कुछ चेंजेस हुआ नहीं, तो ज़ीरो एज इट इज़। फिर यहाँ पर बनाएंगे न्यू इक्वेशन। ठीक है, लेस करने पर यहाँ पे 32,000 प्लस 18,000 प्लस 20,000, इसमें कुछ भी नहीं, ज़ीरो एज इट इज़, इसमें भी 70,500। नेक्स्ट लास्ट जो टॉपिक आपको मतलब दिया गया है, डेप्रीसिएशन ऑन मशीनरी। मशीनरी के ऊपर डेप्रीसिएशन कैलकुलेट हुआ है, तो इसमें कैश का कुछ भी ट्रांजेक्शन नहीं होता है, तो ज़ीरो। स्टॉक में कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ, कहाँ चेंजेस हुआ, स्टॉक आपके मशीनरी में, मतलब घिसाई आपने डेप्रीसिएशन काउंट की है, तो जो डेप्रीसिएशन होता है वो हमेशा असेट्स में से लेस होता है, एक तरह का एक्सपेंसेस होता है। लायबिलिटी में कुछ भी चेंजेस नहीं है, जितने भी एक्सपेंसेस हैं ऑलवेज आपको एक अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या करना है, अकाउंटिंग इक्वेशन में उसको क्या करना है, कैपिटल में से लेस करना है। इसमें कुछ भी चेंजेस हुआ नहीं, एज इट इज़ 18,000 एज इट इज़, ये 18,000 हो गया, 20 में से 2 गए तो 18, ये ज़ीरो, और यहाँ पर आपके 68,500 आ गया। दैट मीन्स इसका अगर मैं लास्ट में टोटल लिखती हूँ तो इनका टोटल 68,000